नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में विषय विज्ञान उपविषय जीव विज्ञान अध्याय 1 जैव प्रक्रम। इसकी कुछ वीडियो आप पहले देख चुके हैं और आज जो पढ़ेंगे, आज इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, उनके विषय में हम पढ़ेंगे और उनके विषय में जानकारी देंगे। आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो इससे पिछली वीडियो में बताया था कि पोषण दो प्रकार का होता है, स्वयंपोषी और विषमपोषी। एक तो होता है स्वयंपोषी और एक होता है विषमपोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण होता है ऑटोट्रॉफिक और ये होता है हेटरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक स्वयंपोषी, जो कोई भी जंतु स्वयं करे यानी अपना पोषण स्वयं करे, वो स्वयंपोषी पोषण। और विषमपोषी पोषण यानी जो जंतु दूसरे जंतुओं पर अपने पोषण के लिए निर्भर रहे, उसको कहेंगे विषमपोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण पौधों में होता है। किसमें होगा? पौधों में। तो पहला अंतर तो हमारा ये हो गया कि इसमें स्वयंपोषी पोषण में अपना पोषण स्वयं करते हैं और जबकि विषमपोषी पोषण में अपना पोषण के लिए दूसरे पौधों या दूसरे जंतुओं पर जंतु डिपेंड रहते हैं। और दूसरा अंतर ये होगा, ये किसमें हो गया? पौधों में हो गया और विषमपोषी पोषण जंतुओं में हो गया। दूसरा अंतर, क्योंकि पौधे हैं, पौधे हरे होते हैं और हरे पौधों में आपने पढ़ा है कि इसमें क्या होता है? इसमें होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। कौन बनाते हैं अपना भोजन? पौधे, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जबकि विषमपोषी पोषण में ऐसा नहीं होता। ये किस पर डिपेंड होंगे? ये इन्हीं पर डिपेंड होंगे। यानी स्वयंपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और जबकि विषमपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। ये पौधों में होते हैं और ये जंतुओं में होते हैं। तो इस प्रकार से ये स्वयंपोषी विषमपोषी पोषण में अंतर हो गया। इसके अलावा इसमें स्वयंपोषी पोषण में जैसे मैंने बताया अपना भोजन बनाएंगे तो इसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है और जबकि विषमपोषी पोषण में ऐसा नहीं होता, ये क्रिया नहीं होती। उसके लिए इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। मैंने बताया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधों में। अब इसके लिए जो कच्ची सामग्री है वो क्या है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, जल और क्लोरोफिल। ये हो गई कच्ची सामग्री। जैसे आप खाना बनाते हो, जब खाना बनाते हो तो आपके लिए कच्ची सामग्री क्या है? दाल, गेहूँ, ये सब क्या है? जल, ये आपके लिए कच्ची सामग्री। ऐसी पौधे जब खाना बनाएंगे तो इनके लिए कच्ची सामग्री क्या होगी? नंबर 1 CO2, प्रकाश, जल और क्लोरोफिल, ये इनके लिए कच्ची सामग्री होगी। अब CO2 पौधे किससे प्राप्त करेंगे? जंतुओं से। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड किससे प्राप्त करेंगे? जंतुओं से। जंतु जैसे मनुष्य है, हम लोग क्या करते हैं? पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसको हम लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कौन करेंगे? हरे पौधे करेंगे। तो पहली आवश्यक सामग्री CO2 है जिसको पौधे जंतुओं से प्राप्त करते हैं। उसके बाद दूसरी है प्रकाश। प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। जैसे ही सूर्य निकलता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्टार्ट हो जाती है और सूर्य के अस्त होने के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है या फिर बंद हो जाती है। तो प्रकाश किससे प्राप्त करेंगे? सूर्य से। जल पौधे भूमि से प्राप्त करते हैं। पौधों के अंदर जाइलम और फ्लोएम, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जाइलम और फ्लोएम ये दो ऊतक पाए जाते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? संवहन ऊतक के अंतर्गत। जिसमें जाइलम का कार्य जो होता है
जाइलम पौधे की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और जाइलम का कार्य भूमि से जल को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाना होता है, भूमि से जल को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाना। और जबकि फ्लोएम का कार्य, जैसे मैंने अभी बताया, कार्बोहाइड्रेट बनता है, इनका भोजन बनता है, तो उस वाले भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी प्रत्येक पार्ट तक कहाँ बना भोजन, पत्तियों में बना, पत्तियों में भोजन बनने के बाद में उसको प्रत्येक पार्ट तक, प्रत्येक कोशिका तक फ्लोएम क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या बांट देता है। तो इस प्रकार से जल किससे प्राप्त करेंगे, भूमि से प्राप्त करेंगे, किसके द्वारा, जाइलम कोशिकाओं के द्वारा या संवहन ऊतक के द्वारा। उसके बाद चौथा है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल किस में होता है, ये पढ़ाया गया था 9th क्लास में, आपने पढ़ा था। क्लोरोफिल या हरित लवक इसको कहते हैं, हरित लवक में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल किस में होगा, हरी पत्तियों में, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी हरा पौधा जो उसके पास क्लोरोफिल उपलब्ध है, CO2 जंतुओं से लेगा, प्रकाश सूर्य से, और जल भूमि से, और इन चारों चीज़ों को लेकर पौधा क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, और प्रकाश संश्लेषण करने के बाद क्या बनाएगा, अपना भोजन बना लेगा। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो अम्ल हमारे आमाशय में निकलता है, यह भोजन को अम्लीय माध्यम देता है और भोजन को सड़ने से भी बचाता है, और पेप्सिन एंजाइम के साथ मिलकर, कौन सा एंजाइम के साथ, पेप्सिन एंजाइम के साथ मिलकर ये क्या करता है, भोजन को पचाता है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो भोजन के पाचन में पहले भी बताया था, भोजन के पाचन में लार की भूमिका, लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं टायलिन एंजाइम। भोजन को पचाने में ये टायलिन एंजाइम सहायक होता है। टायलिन एंजाइम क्या करता है, जैसे ही भोजन का टुकड़ा मुंह में रखा, भोजन का टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखा, और वो रोटी, मान लीजिए रोटी है, गेहूं जो होती है वो स्टार्च की फॉर्म होती है, स्टार्च, और हिंदी में इसको कहते हैं मंड। गेहूं स्टार्च की फॉर्म होती है। जैसे ही रोटी का टुकड़ा मुंह में रखा और लार में क्या उपस्थित है, टायलिन एंजाइम उपस्थित है। तो कहते हैं भोजन चबाकर खाना चाहिए, थोड़ी देर उसको चबाकर खाना चाहिए। तो लार क्या करती है, लार पहले तो उस ठोस भोजन को लुगदी के रूप में परिवर्तित कर देती है, और लार में उपस्थित ये एंजाइम, टायलिन एंजाइम, स्टार्च को या मंड जो है उसको किस में बदल देगा, माल्टोज नामक शर्करा में बदल देता है। इसीलिए रोटी चबाने के बाद थोड़ी मीठी लगती है। ये माल्टोज क्या है, ये शर्करा है, इसीलिए रोटी थोड़ी देर चबाने के बाद क्या लगेगी, मीठी लगेगी, और लार उसको लुगदी के फॉर्म में चेंज करके उसको पचाने में सहायक होती है। तो इस तरीके से लार की भूमिका पाचन में होती है। इसके बाद है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए। तो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। दोहरा परिसंचरण तंत्र ये क्या है। परिसंचरण तंत्र आपने पढ़ा था, जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है या रक्त परिसंचरण होता है उसको परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और कौन करता है ये करता है हृदय। हृदय हमारे शरीर में रुधिर को पंप करता है, यानी प्रत्येक ऊतक तक रक्त को हृदय पहुंचाता है। अब दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, हमने संरचना हार्ट की पढ़ी थी, कुछ इस तरह से थी। इसमें ये ऊपर के दोनों क्या थे, अलिंद, और नीचे के निलय। हृदय 4 कक्षों का था, 1 2 3 4 चैम्बर्ड हार्ट मनुष्य का होता है। अब इसमें क्या है, ये 2 अलिंद हो गए और 2 निलय हो गए। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्य के
रक्त को पूरे शरीर में परिसंचरण होने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। एक बार इस वाले पार्ट से गुजरेगा और एक बार इस वाले पार्ट से गुजरेगा, यानी कैसा परिसंचरण हो गया, दोहरा। एक बार तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आएगा इस वाले अलिंद में, और ये अलिंद कहाँ इसको भेज देगा, पंप कहाँ करेगा, इस वाले निलय में, और ये पूरे शरीर में चला जाएगा। उसके बाद पूरे शरीर में जाने के बाद में जब उधर से आएगा, ठीक है, उधर से आएगा तब इधर इस वाले अलिंद में आएगा, और ये कहाँ पंप कर देगा, इसको इस वाले निलय में पंप कर देगा, ठीक है। यानी पूरा समझिए इसको, ये मान लीजिए फेफड़े हैं मनुष्य के, फेफड़े, ऑक्सीजन ली और ऑक्सीजन कहाँ गई, फेफड़ों में, फेफड़ों से ऑक्सीजनित रुधिर कहाँ आया, इस वाले अलिंद में, इस वाले अलिंद में ऑक्सीजन जनित रुधिर आया, और इसने कहाँ पंप कर दिया, यहाँ पर इस निलय में, और इसने शरीर की सभी कोशिकाओं को भेज दिया। ये कार्य कौन करती हैं, ये कार्य करती हैं धमनी, यानी शुद्ध रुधिर, ऑक्सीजन युक्त रुधिर कौन सा होता है, शुद्ध रुधिर होता है, और इसको कैरी कौन करती हैं, धमनी। पूरे शरीर में चला गया, और उधर से वापस कौन लेकर आती हैं इसको, शिराएं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर जो होगा उधर से शिराएं वापस लेकर आएंगी, और ये कहाँ गया, इस वाले पार्ट में, इस वाले अलिंद में गया, और इस अलिंद ने इसको इस निलय में भेजा, और इस निलय ने पूरे शरीर में इसको फ्लो कर दिया, और पूरे शरीर में फ्लो करने के बाद ये कहाँ चला गया, इधर। तो इस तरीके से एक बार रुधिर इस वाले अलिंद में जाएगा और एक बार इस वाले अलिंद में जाएगा, यानी हृदय में 2 बार उसको गुजरना पड़ेगा, इसलिए यह क्या हो गया, इसलिए ये दोहरा परिसंचरण तंत्र इसको कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। वायवीय यानी ऑक्सी श्वसन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, अवायवीय यानी अनॉक्सी श्वसन, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो। तो इस तरीके से 2 श्वसन होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जैसा क्या बताया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उपस्थिति में, O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और अवायवीय श्वसन O2 या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, अगला है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा वायवीय में, इसको यहाँ लिख लेते हैं, वायवीय और अवायवीय। इसमें ग्लूकोज का वायवीय श्वसन में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। वायवीय श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, 38 ATP, हमें ऊर्जा किस में मिलती है, ATP की फॉर्म में। तो ये 38 ATP वायवीय श्वसन में मिलते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में हमें मिलते हैं केवल 2 ATP। अगला क्वेश्चन है, धमनी तथा शिरा में अंतर लिखिए। तो धमनी और शिरा भी मैंने बताई। धमनी में कैसा रुधिर बहता है, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त, और शिराओं में कैसा रुधिर बहता है, अशुद्ध, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है और शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। धमनी हमारे शरीर में थोड़ी गहराई में उपस्थित होती हैं, और जबकि शिराएं इनकी अपेक्षा कम गहराई में उपस्थित होती हैं। धमनी गहराई में उपस्थित होंगी और शिराएं इनकी अपेक्षा कम गहराई में उपस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर तथा लसिका में अंतर लिखिए। रुधिर यानी ब्लड, रक्त, वो आपने सबने देखा होगा। रुधिर एक लाल रंग का पदार्थ है, लाल रंग का, और लसिका रंगहीन होती हैं। रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसमें रुधिर में RBC उपस्थित होती हैं और लसिका में RBC उपस्थित नहीं होती।
रुधिर में आरबीसी उपस्थित होंगी और लसिका में आरबीसी अनुपस्थित होती हैं। यह तरल पदार्थ है, लाल रंग का तरल पदार्थ। रुधिर क्या है? रुधिर लाल रंग का तरल पदार्थ है, जबकि लसिका छना हुआ रुधिर का ही रूप है। मतलब रंगहीन तो होगा लेकिन कैसा होगा? रुधिर का छना हुआ रुधिर ही वो होता है लसिका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने आज ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी किताब में दे रखे थे, एनसीईआरटी बुक में दे रखे थे, इनको समझा। आशा करता हूँ आपके समझ में आ चुके होंगे और इनकी जो पीडीएफ है ये आपको भेज दी जाएगी। धन्यवाद।